नमस्कार सभी विद्यार्थियों को जीके सुभाष जोरड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो हम आपको पता है सीरीज चल रही है अपनी इंडियन पॉलिटी के नाम से पार्ट 7, जिसका हम अध्ययन करेंगे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन तमाम प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो ऐप है कंपटीशन तैयारी के नाम से उसको भी आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था जिसे हटा दिया गया। 371 का जो संबंध है, आज भी हमारे संविधान के अंदर कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है, कुछ राज्यों के लिए आर्टिकल 371 में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? 371 में एक तो महाराष्ट्र पूरा स्टेट नहीं है, एक है गुजरात के अंदर क्षेत्र है कच्छ व सौराष्ट्र, कच्छ व सौराष्ट्र का क्षेत्र है। यहां पर इनके लिए विकास मंडल की स्थापना की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ व मराठवाड़ा इसके लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 371 ए इस प्रकार ये आगे बढ़ेंगे, बी सी डी ई एफ जी इस प्रकार ये आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको सही कर दूं। नागालैंड के बाद असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश के लिए 2 आर्टिकल है ये, एक में विश्वविद्यालय की बात की है आंध्र प्रदेश के लिए, सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो इन राज्यों के लिए यहां पर विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से आर्टिकल में, अब देखिए हमारा जो प्रश्न था उसको आप समझ गए होंगे। ये तमाम आज भी हमारे संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 371 में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप समझ गए होंगे क्या आंसर है। चलिए एक बार इनको आप याद कर सकते हो, देखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात, सबसे पहले गुम होना है, गुजरात को ऊपर कर लो सीक्वेंस में, गुम हो जाओ। 371 70 को तो गुम कर दिया, 371 बचा है जिसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो पहले गुम होना है, फिर नाम आसी ना, ये याद करो, नाम आसी, नागालैंड, असम में, मणिपुर डबल ए है, नाम आसी, सिक्किम, किसका नाम आसी? मीरू का, रू से अरुणाचल प्रदेश, मीरू का नाम किस में आएगा? जीके की लिस्ट में नंबर 1 पे आएगी मीरू, ठीक है। तो नाम पहले गुम होना है, फिर NAM, नाम आसी, डबल ए सी, सिक्किम, किसका? मीरू का, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, कहाँ नाम आएगा? जीके की लिस्ट में।
तो आप 371A में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद अनुच्छेद एक के अंदर इसमें हमारे देश का नाम है, एक तो भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, अर्थात हमारे देश का नाम है, हमारे देश का भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में हमारे देश के नाम के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद पूछे तो एक और भाग भी एक है। अगर भाग पूछे तो भाग भी एक रहेगा। अनुच्छेद एक में हमारे देश के लिए किन नामों का प्रयोग किया गया? भारत और इंडिया। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत जो कि इंडिया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स यानी राज्यों का संघ है। ये भी आ सकता है कि भारत क्या है भाई? राज्यों का संघ है, और संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद एक में भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद एक में भारत के अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में एक तो हमारे देश का नाम है भारत जो कि इंडिया है। आर्टिकल 1 में लिखा गया कि भारत राज्यों का संघ है, और संघ शब्द के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? यूनियन। एक होता है फेडरेशन। और इसी आर्टिकल 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया है। राज्य क्षेत्र में क्या बताया गया? भारत के राज्य क्षेत्र को कैसे परिभाषित किया गया? तो राज्य क्षेत्र के अंदर इसमें बताया गया अनुच्छेद 1 में कि भारत में 28 राज्य है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य क्षेत्र के अंदर एक बात ये भी लिखी गई है, अर्जित क्षेत्र अर्थात एक्वायर्ड एरिया, यानी ऐसा क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का भाग नहीं है और भविष्य में अगर उसको भारत में मिला लिया जाए तो वो भी भारत का भाग माना जाएगा। ठीक है ना, वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब है भारत की बाउंड्री में क्या क्या है। ठीक है, अच्छा आप याद रखना 28 राज्य और यूटी के जो नाम है, इनके नाम कहाँ मिलते हैं? अनुसूची एक में इनके नाम मिलते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 2 में किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करना, नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने का अधिकार संसद को दिया गया अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 3, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इस बात का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 जो है, इसमें लिखा गया कि भारत की संसद जो है वो एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, उसके नाम, सीमा, क्षेत्र वगैरह में परिवर्तन कर सकती है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? अनुसूची 6 में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अम्मे त्रिमी कितने राज्यों के लिए विशेष अनुसूची 6 में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अम्मे त्रिमी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए का मतलब होता है असम, ए का मतलब है असम, असम के बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद क्या आएगा जी? मिजोरम। तो अनुसूची 6 में कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अर्थात अम्मे त्रिमी। तो कौन से राज्य के लिए इसमें विशेष प्रावधान नहीं किया गया है? तो आप याद रखिए कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया? त्रिपुरा, असम और मिजोरम यानी अरुणाचल प्रदेश।
चलो इसने तो ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश दे दिया, बाकी अदरवाइज ज्यादातर ऑप्शन में मेघा जो आता है वो मणिपुर आता है, ध्यान रखना। ज्यादातर पेपर में ना एक ऑप्शन तो मेघालय होगा, एक मिजोरम होगा, एक इनमें से होगा, एक ऑप्शन ये होगा कि कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया, तो मणिपुर ज्यादातर ऑप्शन में दिखाई देता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। एक तो याद रखना 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। अगले पेज पे बता रहा हूं आपको। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इस समय याद रखना भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे भाई? मोरारजी देसाई इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार थी। कौन सी सरकार थी? तो आप याद रखना जनता पार्टी की सरकार थी। सरकार किसकी थी भाई? जनता पार्टी की सरकार थी। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? एक तो आपको पता है इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ध्यान रखना है, ठीक है ना, हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे हटाने के बाद क्या बना दिया है कि वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है। वर्तमान में ये किस प्रकार का अधिकार है? वर्तमान में ये कानूनी या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ये विधिक अधिकार है। वर्तमान में ये कानूनी या फिर किस प्रकार का अधिकार है जी? विधिक अधिकार है, इस बात का ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 300A में है। किसमें है? 300A में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19(1) के अंदर स्वतंत्रता थी, 19(1)F उसको हटा दिया। 19(1) के अंदर कौन सी स्वतंत्रता थी? देखिए ABCDEFG यानी 7 स्वतंत्रता थी, ठीक है ना। तो 19(1)F को हटा दिया गया। किसको हटा दिया अभी? 19(1)F में संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता थी। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, ठीक है ना। स्वतंत्रता को क्या किया गया भाई? हटा दिया गया। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो कुल मिला के इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे, आर्टिकल 300A। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंदर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर मतलब इनकम टैक्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स। और आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है ये संघ सूची का विषय है ना। और कृषि आय पर कर, ये याद रखना आप, कृषि आय पर कर जो है, कृषि आय पर कर जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है भाई? राज्य सूची का विषय, ठीक है ना। ऐसा ये रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था राजस्थान के अंदर। तो कृषि आय पर कर तो राज्य सूची का विषय है। ये क्या कह रहा है? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयकर मतलब इनकम टैक्स, ये संघ सूची का विषय है। बैंकिंग आपको पता है संघ सूची का विषय। किसका विषय? संघ सूची का विषय। तो इसमें राज्य सूची के अंतर्गत निगम कर जो हो गए, आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको पता है स्वास्थ्य वगैरह ये हो जाएगा। निगम कर वगैरह जो है ना ये भी इसमें नहीं आता अभी। तो इसका राइट आंसर जो है निगम कर, ये भी संघ सूची का विषय है। निगम कर जो ये भी किस सूची का विषय? संघ सूची का।
तो आपको पता है स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान, ये जो है ये राज्य सरकार का काम है कि भाई साफ सफाई रखो अपने राज्य में, ये कोई केंद्र सरकार का काम है नहीं है। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल, मनी बिल का मतलब यहां पर बात की गई है, मनी का मतलब धन और बिल का मतलब विधेयक, तो यहां पर धन विधेयक की बात की गई है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया, देखो धन विधेयक के 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, 109 के अंदर धन विधेयक की प्रक्रिया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और आर्टिकल 110 जो है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की क्या है भाई, परिभाषा है। तो 109 के अंदर तो धन विधेयक का प्रोसीजर बताया गया कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, पेश होने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, है ना, और धन विधेयक जो है इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद पारित माना जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, धन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती, और ये सारी बातें जो है वो आर्टिकल 109 में बताया गया। 110 में परिभाषा है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो जो टैक्स वगैरह है ना, टैक्स की दर में कमी वृद्धि करना, या संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन जमा करना निकालना, सरकार विकास कार्य के लिए जब लोन लेती है तो कोई प्रत्याभूति वगैरह रखती है ना, तो वो भी धन विधेयक में आता है। संचित निधि से धन का विनियोग, धन निकालना, वो भी धन विधेयक में आता है ना। संचित निधि पर किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना धन विधेयक में आता है। तो कौन सा आता है, चलो वो छोड़िए, आप तो याद रखो कौन नहीं आता है, वो भी इसमें बताया गया 110 में, कि ऐसे बिल जिनका संबंध धन से है पर वो धन विधेयक नहीं है। जैसे विशेष रूप से याद रखना आप, स्थानीय स्वशासन के द्वारा यानी पंचायती राज और ये जो शहरी निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके द्वारा अगर कोई कर लगाया जाएगा, नया हटाया जाएगा, दर बढ़ाना, वो धन विधेयक में नहीं आता। जुर्माना भी धन विधेयक में नहीं आता। सरकार कोई बिल लाती है ना, जुर्माना बढ़ा घटा रही है, या शुल्क लेती है सरकार किसी सेवा के बदले, लाइसेंस फीस वगैरह, इस ऐसा कोई बिल लाती है तो ये भी धन विधेयक नहीं है। 3 बातें याद रखना, स्थानीय निकायों द्वारा कोई कर लगाना, घटाना, बढ़ाना, फीस, शुल्क, फीस यानी शुल्क और जुर्माना, ये धन विधेयक नहीं है। चलिए जी, आर्टिकल 113 में क्या है, अनुदान मांग के बारे में बताया गया। अनुदान मांग पर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए ना, ये बात याद रखना है। अनुदान मांग की जाएगी तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। अनुदान मांग पर राष्ट्रपति की क्या चाहिए जी, राष्ट्रपति की सहमति चाहिए। और 114 में विनियोग विधेयक आता है। 115 में भी कई प्रकार की मांगे हैं, उनका उल्लेख है। खैर हम इतना यहाँ पर एक बार यहाँ तक व्याख्या करेंगे अपने, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? आपको पता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। देखो कौन कौन से अनुच्छेदों में कौन कौन से अधिकार है। सबसे पहले तो आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 है। पहला जो मूल अधिकार है वो समानता का अधिकार है, और समानता का जो अधिकार है इसकी शुरुआत जो होती है, समानता के अधिकार की शुरुआत अनुच्छेद 14 से 18 तक जाता है ये। फिर दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। टोटल 6 अधिकार है, अभी पहले 7 थे। दूसरा कौन सा है भाई, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 19 से 22 है। कहां तक है जी, 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना वो आर्टिकल 23-24 में है। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 है। और एक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 में है।
और लास्ट है जी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। अब कई बार ये भी प्रश्न आता है कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद, कुल आर्टिकल पूछ लेना, कुल आर्टिकल कि भाई कितने अनुच्छेदों में दिया गया। तो 14 से 18 की बात करते हैं तो ये 5 आर्टिकल है। कितना आर्टिकल है? 5। 14, 15, 16, 17, 18, जल्दबाजी नहीं करना है। 54 ये 4 में है, 19, 20, 21, 22 ये 2 में है, ये 4 में 54, 24 और 21 ये हो गया। पहला 5 में। कई बार हम यहाँ गलती कर देते हैं ना कि समानता का अधिकार आपको पता होता है 14 से 18, पूछ ले कितने अनुच्छेदों में दिए गए, हम ये सीधा हिसाब किताब लगाओ, आप 14 4 18 चलो ठोको। ऐसे नहीं होगा। 14, 15, 16, 17, 18 है ना, 54, 24, 21। तो मूल अधिकारों का कोड क्या हो गया भाई? 54, 24, 21 ये याद रखो आप। 14 से शुरू करना है, 54, 24, 21 और बीच में 31 संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया। सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले समानता चाहिए आदमी को, सबसे पहले क्या चाहिए? समानता। और जब समानता स्थापित होती है तो समानता के बाद क्या आती है? स्वतंत्रता आती है। और स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। पहले समानता, समानता के बाद क्या आएगी जी? स्वतंत्रता। फिर क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शोषण नहीं होगा। और व्यक्ति शोषण नहीं होगा, स्वतंत्र हो गया, कोई काम तो करेगा नहीं तो शोषण कैसे होगा? फिर भी कोई काम करना पड़ेगा तो धार्मिक शिक्षा देगा, वो बैठा बैठा आराम से शिक्षा देगा। लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। कौन सा अधिकार पूछा है? समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अनुमूलन। एक साथ अस्पृश्यता को दूर करना है, एक साथ किसी के साथ छुआछूत नहीं करना है, अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है भाई। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आपसे पूछ ले, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 1955 में बनाया गया था, जिसका नाम था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। बाद में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अच्छा, एक याद रखना आप, अनुसूचित जाति यानी एससी, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्याचार निवारण अधिनियम। अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया। कब बनाया गया भाई? 1989 में। ठीक है। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 एक ऐसा मूल अधिकार है जिसके कोई अपवाद नहीं है ना। 17 के क्या नहीं है भाई? अपवाद नहीं है। इसके ये पूर्ण अधिकार है ना, इसके कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई भी अपवाद जो है वो नहीं है। कानून के समक्ष समानता 14 में है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंदर 21A में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। ठीक है ना। पहले उपाधि से अब 17, 18 यहाँ कंफ्यूज हो जाओ किसमें उपाधि थी। अस्पृश्यता तो 17 में। एक साथ अस्पृश्यता नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, एक साथ मिलकर काम करना है। उपाधियों का अनुमूलन यानी उपाधियों का अंत 18 में है। तो 8 पहले राजाओं को उपाधि दी जाती थी, राजाओं के ठाठ थे, 8 से ठाठ। अब 8 उपाधियां छीनी तो ठाठ खत्म, यानी 8 खत्म, 8 ठाठ उपाधि। ऐसे थोड़ा दिमाग में रखना। समानता के अधिकार देता है। समानता का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 14 से 18। कौन देता है भाई? 14 से 18। 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में है। और आपसे पूछे ये स्रोत कहां से लिया गया है? तो ये स्रोत दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया जी? ये स्रोत जो है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन की आपसे पूछे कि भाई कुल कितनी विधि है? संविधान संशोधन की कुल विधि जो है वो 3 है। ठीक है। पर 368 में कुल विधि पूछे, 368 में अगर कुल विधि, वैसे टोटल विधि जो है संविधान संशोधन की जो टोटल विधि है वो 3 विधि है। पर 368 में कुल विधि पूछ ले आपसे तो 368 में 2 ही विधि है। यानी एक
साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन तो हो सकता है, पर साधारण बहुमत वाली विधि का, ये जो साधारण बहुमत वाली विधि है, इसका उल्लेख है 368 में नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में है। संविधान संशोधन ये स्रोत हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान में संशोधन 3 विधि से हो सकता है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। अब आपसे पूछे 368 में कितनी विधि है, तो 2 ही है। कौन सी नहीं है? साधारण बहुमत। तो 368 में 2 विधियां कौन सी है? 368 में 2 विधि कौन सी है? एक तो विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन करना, ये है, एक तो ये हो जाएगी जी, और दूसरा है, एक विधि है विशेष बहुमत, विधि है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन। आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या करना भाई? अनुमोदन करना। आधे राज्यों के विधानमंडलों का क्या करना? विधानमंडलों का क्या करना? अनुमोदन। ठीक है, तो ये वैसे 3 विधि है, 2 तो ये होगी, एक ये होगी। 368 में 2 ही है, ये नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आ सकता है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 ऐसा आ जाए कि संविधान संशोधन की कुल विधि 3, ऑप्शन 2 आ जाए स्टेटमेंट नंबर 2 कि 368 में संविधान संशोधन की कुल विधि 2। तो नीचे आ जाए 1 सही 2 सही, 1 सही 2 गलत। पहला ऑप्शन 1 सही 2 गलत। दूसरा ऑप्शन आ जाए 1 गलत 2 सही। तीसरा ऑप्शन आ जाए दोनों ही गलत। चौथा आ जाए दोनों ही सही। तो है बातें दोनों ही सही, ठीक है ना? ऐसे आपको ध्यान में रखना है। 32 में आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया? वही प्रश्न देखो, ये रेलवे ने जब एक ये भी ट्रेंड है कि अब रेलवे के एग्जाम में जो प्रश्न फर्स्ट पारी में आ गया वो आगे बढ़ते जाते हैं, रिपीट महीने भर एग्जाम चलते हैं तो वही बातें आती रहती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता ही है, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल ये शिक्षा के अधिकार आर्टिकल 21A में है। आर्टिकल 21A में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार वो 29-30 में, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर, ठीक है ना? तो आपको पता है संयुक्त बैठक तो आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति बुला सकता है। और इंपॉर्टेंट बात है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा भाई? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कौन करेगा? स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर करेगा, ठीक है। आज तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक हुई है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ है ना, 1978 में हुआ संयुक्त बैठक, और 2002 में, ठीक है ना। 1962 से पहले 1961 में, सॉरी 1961, 78 और 2002, अब तक जो संयुक्त बैठक है वो कितनी संयुक्त बैठक हुई है? 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। समानता की अवधारणा परिभाषित की गई है। इजी सा प्रश्न है, आराम से उत्तर दे सकते हो आप।
जो क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट रास आ रहा होगा। चलिए एक मिनट बस, आप अभी इसका आंसर दीजिएगा, क्षमा चाहूंगा मैं। चलिए जी, तो इसका राइट आंसर आपको पता है, समानता की अवधारणा परिभाषित की गई। समानता का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 14 से 18 है। तो अब इसमें आर्टिकल 14 हो जाएगा ना। बाकी तो देखो 19 ये स्वतंत्रता के अधिकार में चला जाता है, 19, 20, 21 ये भी स्वतंत्रता में है ना, 19 से 22 तक। और ये 30 वाला जो है ये शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में चला जाता है, शिक्षा एवं संस्कृति। ऐसे प्रश्न भी देखो आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना कौन सा अधिकार कहां तक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और बता दूं आपको, अब तक 3 संयुक्त बैठक हुई है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 61 में जो बिल था दहेज निवारक संबंधी अधिनियम था, 78 में बैंकिंग सेवा से संबंधित बिल था और 2002 में प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाया। और तीनों इस संयुक्त अधिवेशन में एकमात्र व्यक्ति जिसने भाग लिया अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ये तीनों बार सांसद था। इसका उत्तर हो चुका है, अगला प्रश्न आ चुका है। 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अब 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैसे तो भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और आज भी भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है भाई? आज भी अनुच्छेदों की संख्या 395 है। कितने आर्टिकल है? 395। अब देखिए ये कॉन्ट्रोडक्शन है मेरे हिसाब से, तो इसका राइट आंसर यही होगा। 2020 तक जानकारी के अनुसार कितने अनुच्छेद है? 395। देखो मूल संविधान में भी 395 थे, जिस दिन अपना संविधान लगा उस समय भी 395 थे, और मैं कहता हूं आज भी 395। अगर गणना करते हैं तो ये अनुच्छेद बढ़ जाते हैं, तो गणना का यहां पर कोई रोल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया, तो 22 अध्याय थे, है ना। मूल संविधान में 22 अध्याय मतलब भाग। कितने भाग थे भाई? 22 भाग थे। और आज भी कितने हैं? ये कह रहा है प्रारंभ के समय। प्रारंभ का मतलब जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, अगर पूछे कितने भाग थे 26 जनवरी 1950 को 22 भाग थे। और मेरे हिसाब से तो अगर वर्तमान में पूछे तो भी भाग कितने हैं? 22। परंतु अगर गणना करते हैं, आपसे पूछे गणना की दृष्टि से कितने भाग है, गणना की दृष्टि से कितने भाग है? 25। क्योंकि कुछ ऐसे ना भाग 4 के अंदर 4 कै भी है, ठीक है। भाग 9 के अंदर 9 के अंदर 9 कै और 9 ख भी है। तो ये देखो 1 2 3 भाग बढ़ गए ना, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 4 और 9 दो ही है, एक 4 हो गया, एक 9, दो ही भाग है। परंतु कैलकुलेशन करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 यानी 3 एक्स्ट्रा हो गए। कहने का मतलब ये है कि भाग आज भी 22 है, 23 नंबर भाग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान के लागू होने के समय मूलतः कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो आप सबको पता है कितने आर्टिकल थे भाई? 395। देखो ये बार बार प्रश्न आ रहा है, मैं इस प्रश्न का पोस्टमार्टम ही कर दूंगा। पोस्टमार्टम ये होगा, एक तो आता है मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950। इसका मतलब क्या हो गया? 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है। एक बात करें वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान हो गया, एक मूल संविधान हो गया। एक प्रश्न आता है कि आर्टिकल कितने थे, एक प्रश्न आता है कि भाई भाग कितने थे, एक प्रश्न आता है कि अनुसूचियां कितनी थी, शेड्यूल अनुसूचियां। ठीक है, अब देखो जी
मूल संविधान में आर्टिकल कितने थे? 395। भाग कितने थे जी? 22। अनुसूचियां कितनी थी? 8। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में जो आर्टिकल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आज वर्तमान में कितने आर्टिकल है, तो मेरे अनुसार तो आज भी 395 है। 396 नंबर अनुच्छेद आपको नहीं मिलेगा। भाग पूछे वर्तमान में, तो आज भी आपको 22 करना है। 22 ऑप्शन में नहीं है, तो आप किसको कर सकते हो? 25 को कर सकते हो। सिर्फ अनुसूचियां बढ़ी है, और अनुसूचियां बढ़कर कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई भाई? 12। तो कुल मिला के देखिए 9, 10, 11 और 12, ये अनुसूचियां मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो आपसे पूछ ले 9वीं अनुसूची को, अच्छा बाद में जुड़ने वाली पहली अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, सभी को पता है। 51 के अंदर ही पहला संशोधन हो गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। 8 से बढ़कर 9, बाद में जुड़ने वाली पहली अनुसूची 9वीं है, जो पहले ही संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। 51 के बाद क्या आता है? 52। 51 के बाद क्या आता है? 52। तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। और ये पता ही आपको, पंचायती राज 73वां 1992, और शहरी निकाय की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन, ये भी कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चलिए, तो एक बार देखो, मैं अनुसूचियों के बारे में आपको बता दूं। अगर हम अनुसूचियों के बारे में बात करें, अनुसूचियां, तो आपको पता है कि देखिए पहली किस किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, इस प्रकार से एक प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न की अभी हम व्याख्या कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 10, 11 और 12। पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया। भारत के राज्य क्षेत्र को क्या किया गया? परिभाषित। दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन से है, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया। ठीक है, पर ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीनों लोग जो है, इनके शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है ना, इन तीनों के शपथ का प्रारूप जो है वो 3 में नहीं है। 4 में है राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। भाई किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी? 5 में है एससी व एसटी, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में बात की गई। 6 में 4 राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें अम्मे और त्रिमी। ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में संबंध किया गया है। और इसी 7 में हम कह सकते हैं शक्ति का बंटवारा भी है। संबंध और शक्ति का क्या किया गया जी? बंटवारा किया गया है। संबंध और शक्ति का बंटवारा है। इसके अलावा 7 में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अनुसूची जो 7 है, इसमें 3 सूचियां भी है। अनुसूची 7 में 3 सूचियां भी है। कौन कौन सी 3 सूची है जी? संघ हो गया, राज्य हो गया और समवर्ती हो गया। संघ सूची, राज्य सूची में आप देख रहे हो शक्ति का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? केंद्र और राज्य में संबंध हो रहा है। ठीक है, अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख। 8 में किसका उल्लेख है? भाषा का। अब यहां पर आपसे प्रश्न आ सकता है कि भाई मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। आपसे पूछ लिया जाए
कि वर्तमान में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है। कितनी भाषा मूल संविधान में नहीं थी? 8 भाषा नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। अच्छा, अब बढ़ते हैं अनुसूची 9, 10, 11 और 12। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी। 51 के बाद 52, 52वां 1985 में हुआ, और 73वां 1992 में हुआ, और 74वां ये भी 1992 में हुआ। देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम है। किसका नियम है भाई? भूमि सुधार संबंधी नियम, भूमि सुधार संबंधी नियम, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची में क्या है भाई? दल बदल कानून है। और 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है जी? पंचायती राज का। किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? शहरी निकाय का। किसका उल्लेख है भाई? शहरी निकाय का। कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले अनुसूची 1 में भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, मतलब भारत की बाउंड्री में क्या है वो बताया गया है। तो 28 राज्य उनके नाम लिखे गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम लिखे गए। तो सबसे पहले भारत देश बनाना है। देश बनाने के बाद फिर आगे कर्मचारियों को क्या देना है देश चलाने के लिए? वेतन। 2 में वेतन। तो वेतन कमाना 2 नंबरी काम है। वेतन कमाना कितना नंबरी काम है भाई? 2 नंबरी काम है। वेतन के बाद क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे कर्मचारियों को, सौगन खुआवांगा कि भाई गलत काम ना कर लियो जी। तो ये भारत देश की बात पूरी होती है। पहले भारत देश बनाओ, फिर 2 नंबरी वेतन, 2 में वेतन, 2 नंबरी वेतन के बाद क्या दिलाएंगे? शपथ। फिर आ जाओ राज्यों में। तो 4 में देखिए राज्यों के लिए सीटें हैं राज्यसभा की। 5 एस या फिर एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। अब 5 से आपको 6 याद आएगा। आप ऐसे ध्यान में रखो कि पूरे देश में व्यवस्था नहीं हो पाई तो कुछ राज्य चुन लिए 6 में। कौन से 4 राज्य? अम्मे त्रेमी के लिए विशेष प्रावधान है। मैं सिर्फ याद करने के लिए ऐसे बता रहा हूं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अम्मे त्रेमी। 7 का मतलब होता है 7-7, यानी केंद्र राज्य 7-7, यानी संबंध और संबंध के बाद बंटवारा। 8 का मतलब ठाठ। ठाठ किससे होगा? भाषा से। अगर आप भाषा को जानते हो तो ठाठ होगा, पैसे कमा सकते हो। 9 को भय बनाना, ऐसे ऐसे 9 जो है ना, 9 इन्हें भय बना दियो। भय भय बनाओ, भय यानी भूमि सुधार। 10 से 10 और 10 से दल बदल। 11 का पै बना दो, पंचायती राज। 11 में पै दिखना चाहिए, पंचायती राज। और सबसे लास्ट में देखो शहरी में 2 आता है, शहरी में दुओ 2 शहरी, ऐसे दुओ 2 शहरी, है ना। 12 में क्या है? शहरी निकाय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए दिन, नई क्लास, नई ऊर्जा के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको इंडियन पॉलिटी की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को लाइक करो, और हमारे कंपटीशन तैयारी ऐप को भी आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें। वहां पर आपको बेहतरीन कंटेंट आने वाले दिनों में उपलब्ध होगा, वो मैं सूचना आपको दे दूंगा, ठीक है। 1 अप्रैल से मैं भारतीय संविधान का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं, तो उस पर आपको ऐप में सारी क्लासें मिलेगी बहुत ही उचित रेट के ऊपर, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास ऑफ होने के बाद जो मेन कमेंट होते हैं उसमें आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और कैसे लगी आपको क्लास, कैसे क्लास को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।